जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर इन दिनों अगर राजनीति की बात करूं तो काफ़ी चर्चित विषय बना हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा दिन था जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर इसे यूटी में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को काफ़ी सारी सेवाएं जो थी उससे वंचित रहना पड़ा। अगर मोबाइल सर्विसेज की बात करें, इंटरनेट सर्विसेज थे। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी काफ़ी सारा नुकसान लोगों को हुआ। यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले, नुकसान उस सेक्टर में भी हुआ। और बाकी तमाम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों को, बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज हमारे साथ साहिल लंगे जी हैं, यूथ कांग्रेस की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे विषय हैं लेकिन सबसे बड़ा विषय जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इन दिनों अगर कोई है तो वो है पिछले 18 सालों से जो लोग डेली वेजर्स हैं, पीएचई लेबर है, कैजुअल लेबर है, होम गार्ड्स हैं, एसपीओज हैं, रेवरे खेल टीचर्स हैं, ये काफ़ी सालों से जद्दोजहद इस बात से की कर रहे हैं कि हम आखिरकार कब परमानेंट होंगे। होम गार्ड्स की बात करें तो वो अपने जो एक्ट है वो उनका कब लागू होगा, वो उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि अब ड्यूटी बन गई है। हर साल अगर बात करें तो उनको आस दी जाती है। इस समय अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में उनकी हुकूमत है, एलजी उनके अधीन आते हैं और बड़े सारे विषय हैं, उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय आज का जो चुना है वो यही है कि जो डेली वेजर्स हैं आखिरकार इनका समाधान कब होगा, इनको कौन सी सरकार परमानेंट करेगी। ये कांग्रेस से आते हैं, इनके टाइम पर डेली वेजर्स को नियुक्त किया गया था लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है और उसके बाद आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वादे किए जाते हैं और अब इलेक्शन सर पर हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट सौंप देगा। उसके बाद इलेक्शंस मार्च तक जो है वो सोर्सेज से जो इनपुट्स हैं कि मार्च तक इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। अगर ये सब होता है तो लेकिन फिर से क्या इस बार डेली वेजर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह जाएंगे, एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होंगे, या फिर वाकई में उनके बारे में कोई सच में सोचेगा भी? काफी सवाल हैं, सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। साहिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी शुभम जी। साहिल जी, सबसे बड़ा बात और ये विषय एक ऐसा है जो 15 सालों से लटक रहा है, डेली वेजर्स की अगर बात करें तो। बाकी महकमे भी हैं, वो कई सालों से वो भी कर रहे हैं, कैजुअल लेबर है, एसपीओज हैं, रेवरे खेल टीचर्स हैं। आपके सामने ही बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे जिनको तो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए गए। कहा दिया गया कि हमने तो वादा ही नहीं किया कोई। जम्मू मेयर की बात करें, उन्होंने तो ये कह दिया, उनका एक बयान तो पहले भी बड़ा चर्चित रहा कि 2031 में बर्फ पड़ेगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया कि जो वादे किए जाते हैं वो एक नई नवेली दुल्हन के साथ जो वादे किए जाते हैं शादी में उस तरीके से होते हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्या इस तरीके की बातें शोभा देती हैं राजनीति में? और जो डेली वेजर्स हैं क्या इनको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? चाहे कांग्रेस रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही। आप खुद यूथ हैं, आज यूथ कांग्रेस की बात करें तो आप उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। वादे करना और उनको पूरा करना आखिरकार कब सरकारें या राजनीतिक दल समझेंगे कि वादे करना और उन्हें पूरा भी करना चाहिए? देखिए शुभम जी, दो मेन बातें लगी मेरे को। और एक ये लगी कि डेली वेजर्स रेबरे खेल के हो, चाहे हमारे पीएचई वर्कर्स हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, जिनको सरकार ने बोला था कि पक्के करेंगे। देखिए, जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के टाइम में हमने एक रोड मैप बनाया था और उसमें जितने भी कैबिनेट में मंत्री थे, एमएलए थे, सब ने एक रोड मैप बनाया था और एक शुरुआत की थी हमने हमारे सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हमारे डेली वेजर्स को हमने ये वादा किया था और कोशिश ये की थी कि इनको 6-7 साल जो काम करके तो फिर आगे पक्का किया जाए। पर वो एक रोड मैप कांग्रेस ने बनाया था और उसके बाद इन्हीं डेली वेजर्स ने, इन्हीं वर्कर्स ने आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को अच्छे वोट दिए, भारी तादाद बहुमत से उनको जिताया, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। हमारी जम्मू कश्मीर अब तो यूटी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार को आज की डेट में क्या हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, लोगों को डरा रही है। सरकार को लोगों का डर होना चाहिए, लोगों को सरकार का डर नहीं होना चाहिए। और ये कांग्रेस के टाइम में हमेशा रहा। अगर लोगों की जो भी डिमांड्स होती थी, जो भी बात होती थी, वो एक पैनल में बात की जाती थी, उससे डिसीजन लिया जाता था, सब बैठ के बात करते थे कैबिनेट में। पर ये सरकार तो तुगलकी फरमान जारी करने में नंबर 1 है। और जैसे आपने बोला कि मेयर साहब ने बोला कि 2031 में बर्फ पड़ेगी, देखो भारतीय जनता पार्टी में नौटंकीबाजी की कोई कमी नहीं है, चाहे वो उनके अध्यक्ष हों, चाहे वो उनके मेयर हों। मतलब इन्होंने इन चीज़ों में पीएचडी की है कि लोगों को बेवकूफ़ वाली बातें करते हुए, अनएजुकेटेड एथिक्स जिसमें कोई नहीं है, सियासत करने आए हैं ये पढ़े लिखे लोग जो आज इतनी उम्र में बैठे और बोल रहे हैं 2031 में बर्फ पड़ेगी। पर मेन मुद्दा ये था कि जो डेली वेजर्स की बात थी, देखिए डेली वेजर्स आज भी सड़कों पर दर बदर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं।
इस सरकार को, जिन्होंने भारी बहुमत से इन लोगों ने इनको वोट दिया था, आज इस सरकार को कोई नहीं पड़ी डेली वेजर्स की, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो। इन्होंने हर जगह ये बोला। और इस सरकार ने तो इसमें पीएचडी क्या, इसमें इनको अवार्ड मिलना चाहिए कि खासकर जम्मू कश्मीर के, आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, इधर जो लोगों को रोजगार था उनको बेरोजगार करने का भी इस सरकार ने श्रेय ले लिया अपने पे। लाखों कंट्रैक्टर्स होते थे जो अपने बलबूते जब अपनी ग्रेजुएशन करके वो निकले, एक आपने सुना होगा कि सेल्फ एंड ग्रुप होता था कंट्रैक्टर्स का, उसमें इंजीनियर्स 2-3 इकट्ठे होकर एक अपना कार्ड बनाते थे और काम करते थे। और आज इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफसर हैं, अभी कुछ 1-2 दिन पहले सुनने में आया था, राघव लंगर जी कह रहे हैं कि जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोगों को खासकर कि ऐसे प्रशासनिक या ऐसे ब्यूरोक्रेटिक लोगों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। इनको किसने हक दिया है कि ये ब्लैक लिस्ट करेंगे ठेकेदारों को? किसने इनको हक दिया कि ये कंट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट करके आउटलाइन करेंगे? पहले तो साहब इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश पूरी कर दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुतपतलियों पे चल रहा है ये। इन्होंने पूरी कोशिश की, माइनिंग में इन्होंने बाहर का माफिया ला दिया, ठीक है। उसके बाद जब क्रशर्स की बात होती है, यहाँ के लोकल लीडर विक्रम रंधावा जी बात उठाते हैं, और उसमें यह भी किया जाता है घोषित कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो पीएमओ में बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर का पक्ष रखते हैं, वह ना कानों से ना सुन रहे हैं लोगों की दर्द हाय क्या चल रही है, ना वो कुछ बोल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नहीं जिताया था। इसलिए जिताया था कि आने वाले टाइम में जो उनका एक नारा होता था भारतीय जनता पार्टी का कि हम बेरोजगारी में रोजगार देंगे, इन्होंने, इनकी जुमलेबाजी ऐसी थी कि 15 लाख से आज इन नेताओं ने, या इनके ऐसे ऐसे होनहार नेता हैं जो 15 लाख से उठकर अब 5 किलो राशन देने पे आ गए। इनकी एक कोई स्कीम चल रही है और बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं। हमें 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं है आपको। वो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे युवा कांग्रेस हो राष्ट्रीय लेवल पे या जम्मू कश्मीर लेवल पे, हमने पूरी मददें की हैं कोविड की पहली वेव और दूसरी वेव में लोगों को राशन प्रोवाइड करके। आपके राशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ देना है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार दें। अगर आपने कुछ देना है तो जो आम गरीब आदमी है जिसने उस हक से, एक सोच से आप लोगों को वोट दिया था, आप उनकी बातों पे खरी उतरे। पर इन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वो सरकार है जिसको आम जनता का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है। और जम्मू के लोग इसी तरीके से, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज आने वाले टाइम में इन्होंने, पहले भी इन्होंने यही कहा था कि हम जम्मू, इनके रैना साहब बोलते हैं कि जम्मू का सीएम दो। पहले इनको उन्होंने बोला देश में हमारा प्रधानमंत्री तो हम काम करेंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री बनाया। उस तक आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। मैं एक और, डेली वेजर्स के साथ जब भी हम बातचीत करते हैं तो वो इस बात को पुख्ता रूप रखते हैं कि ललकार रैली जब हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आए थे। उन्होंने उस ललकार रैली से ये कहा था कि आप लोगों को अगर कोई परमानेंट करेगा तो वो मेरी सरकार है, आप जम्मू में लोगों को जिताइए। उसके बाद पीएमओ की बात करें, वो वहां पर जम्मू कश्मीर में एक ऐसा दिन आया कि जम्मू का कोई एमपी जो था वो पीएमओ ऑफिस में एज ए पीएमओ काम करना उसको मौका मिला। इतने सौभाग्य की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे लेके जा सकते थे, यहाँ के मुद्दों को, क्योंकि मोदी साहब जी के साथ साथ उनकी परछाई की तरह चलते थे। वो अभी भी वही हैं। पीएमओ की बात करें तो आज तक वो मुद्दा, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को शायद ही अभी उनको लगता है कि सरकार जो है इलेक्शंस मोड में आने वाली है और इलेक्शंस तक कुछ ना कुछ लॉलीपॉप की तरह एक बार फिर से इनको हम थमा दिया जाएगा। और हालांकि रविंद्र रैना साहब बार बार जाते हैं और कहते हैं कि हम करेंगे, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, एलजी साहब के पास जा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जाने आने से कुछ नहीं होगा। अब उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज जैसे हमारा परिवार वैसे उनके भी परिवार हैं। कहीं तो बेचारे आज चल बसे इनका वेट करते करते कि हम परमानेंट होंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई है। उनके लीडर्स हैं, वो भी कुछ आवाज उठाते हैं, उसके बाद वो भी चुप हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों का मुद्दा आखिरकार कौन उठाएगा? एज ए यूथ कांग्रेस में आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप बात तो कर रहे हैं कि कांग्रेस ये उसने किया वैसा किया, आप लोगों के बीच में कैसे जाएंगे और कैसे अश्योर करेंगे कि लोग आप पे भरोसा करें और आपको चुनकर इस बार जिताएं, ताकि आप सबसे पहले डेली वेजेस का मुद्दा जो है इसे हल करें? देखिए, ये हमारे लोगों का सौभाग्य नहीं कि पीएमओ में बैठे, दुर्भाग्य है। जम्मू कश्मीर लोगों का ये दुर्भाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर हमारे जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट, अगर जम्मू के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, तो उनको सबसे पहले, अगर उनके बॉस, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या भारतीय जनता पार्टी के बॉस हों, अगर उन्होंने ललकार रैली में सीधे बोला था कि हमारी सरकार में ये सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। देखिए, मैं आश्वासन ये देना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि हम शाना बिशाना सब डेली वेजर्स, जिन जिन आम आदमी के जो हक की लड़ाई है, युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी शाना बिशाना उनके साथ खड़ी है। अगर आप बोल रहे हो कि आने वाले टाइम में हम डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे, वो तभी होगा अगर रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आती है। पर अगर आप देखेंगे कि इनके जुमलेबाजों की तरह की, आपने बोला कि ये लॉलीपॉप, ये तो सबको पता लॉलीपॉप देने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है।
इन्हीं की एक नेता होती थी श्रीनगर में, हिना भट्ट, जब वो चुनाव लड़ रही थी और वो कहती थी अगर 370 उठेगा तो हटेगा तो मैं सबसे पहले वो इंसान हूँ कि जो मैं वेपन उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी वेपन। मतलब ऐसी ऐसी बातें करने वाले आपने कहाँ से देख लिए? इनको किन्होंने इनको डिग्रियां दी हैं कि ये आम जनता को बेवकूफ बनाए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डेली वेजर्स की हक की लड़ाई में कभी भी कहीं भी अगर उनके साथ नाइंसाफी होती है तो युवा कांग्रेस वो वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले आगे आती है, उनके साथ खड़ी होती है। 16-17 सालों से तो नाइंसाफी ही हो रही है। देखिए 16-17 सालों से एक रोड मैप तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया तो था ना, एक लोगों की नौकरियां स्टार्ट की थी, कुछ एक पैसा कमाने का एक जरिया स्टार्ट किया था कांग्रेस ने, उसी में हमारे कैबिनेट मंत्री होते। चलो आज भारतीय जनता पार्टी में चल गए, श्यामलाल शर्मा जी होते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। पर बड़ी शर्म की बात होती है, यहाँ ऐसे दुख की बात होती है कि अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको वो मुद्दा आज उसमें उठाना चाहिए था, क्योंकि आज एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि अगर हमें आश्वासन, अगर आज के आने वाले टाइम में जब भी चुनाव घोषित होते हैं, सबसे पहले तो हमारे जो जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य है उसको राज्य का दर्जा, उसको स्टेटहुड डिक्लेयर करें। अगर ये स्टेटहुड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन आई, इन्होंने जो अपनी कलमें चलानी थी, जो इनकी सरकारी कलमों में पावर है, जो इन्होंने कलमें चलानी थी, ये पहले की चला चुके हैं। बस आम जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक होटल में एक किस्म से एक प्रोग्राम रच दिया जिधर लोग अपने अपने हक की बातें करते रहे। और इनके भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं नेता देखा उधर हमें, सिर्फ अपोजिशन लीडर्स देखे। भारतीय जनता पार्टी वालों को पता है कि क्या कर दिया इन्होंने, कौन सी कलमें कहां टिक मारनी है, कहां क्रॉस करनी है। इन बेवकूफों को यह भी नहीं पता है कि जिधर सबसे ज्यादा वोट, मात्र जहां पे लाखों में वोट है, वहां पे उनको कॉन्स्टिट्यूंसी को ये पत्नी कौन सा उल्ट फेर करेंगे। अब कोई भरोसा नहीं रहा है सरकार पे। आपने देखा होगा कि ये सरकार के, चाहे इनके कार्यकर्ता हूं, मैं तो इनके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि अब टाइम आ चुका है, आप एक सीधी दृष्टि से और एक सोच से देखें कि आपके घर के आने वाले जो बच्चे हैं वो आने वाले टाइम में रोजगार कैसे कमाएंगे। जय श्री राम नारे लगा लगा के ये लोग चलते रहते हैं और इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे जम्मू कश्मीर का। वाले कश्मीर, तो जम्मू के ही लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर को एक साथ लेके चलती है, या फिर कश्मीर को ही एंड जैसे बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो गढ़ समझती हैं कश्मीर में अगर हमें राजनीति करनी है, जम्मू कश्मीर में करनी है तो कश्मीर में पहले लोगों को खुश करना पड़ेगा, उसके बाद जम्मू के लोग तो बेवकूफ हैं, पहले बनते हैं आगे भी बन जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 370 इन्होंने हटाई थी तो उसके बाद जब राहुल जी का पहला दौरा था, इन्होंने एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था। राहुल जी आए थे जम्मू कश्मीर में और उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। वापस श्रीनगर नहीं, देखिए श्रीनगर वो इसलिए गए थे, ऑल पार्टी मीटिंग्स हो रही थी, जम्मू के नेता भी थे जिन्होंने बोला था कि हम मीटिंग करते हैं। उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया था ना, एक प्लान किया था, स्टार्ट कश्मीर टू कन्याकुमारी, जैसे हम हर एक नारों में देखते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी। पर जो आप आज बात बोल रहे हो कि राहुल जी जो श्रीनगर आए, देखिए राहुल जी श्रीनगर आए, पहले उन्होंने लोगों से मिले, उधर के लोगों से पूछा कि क्या आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे देश में सियासत कर रही है तो वह कश्मीर के बल पे कर रही है, जम्मू के बल पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू के हकों की आवाज लड़ती थी, जब अपोजिशन में बैठती थी, जब इनके एक एक दो नेता होते थे, एमएलए जब असेंबली में बैठते थे, तब ये जम्मू की बात करते थे। पर जब जम्मू के लोगों ने इनको अच्छे वोटों देके इनको वहां पे बैठाया जहां पे ये जम्मू के लोगों का काम करें, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कश्मीर के राहुल जी वहां से लोगों से उन्होंने मिला, उन्होंने उनका खीर भवानी उन्होंने दर्शन किए, उनका मन थी कि उन्होंने वहां पे दर्शन करने थे। उसके बाद उनका जम्मू का भी प्लान बनने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ऐसी बात नहीं है कि वो कश्मीर में गए और जम्मू को कुछ ऐसा हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है आने वाले टाइम में राहुल जी जम्मू भी आने वाले हैं, वो वैष्णो देवी भी जाएंगे, उनका ये एक रोड मैप बन रहा है। ये जो आप बोल रहे हो कि जो अब श्रीनगर में गए, उधर जाके भी उन्होंने एक ही बात की कि इलेक्शन या चुनाव होने से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। आज हम उस दर्जे की बात कर रहे हैं। वो तो सेंटर ने क्लियर कर दिया है कि पहले डिलिमिटेशन रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद हम स्टेटहुड देंगे, उसके बाद हम इलेक्शंस कराएं। वो तो कहा है उन्होंने, आपको बता दिया है। जो ये बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन सौंपेगा, ऑलरेडी डन। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जैसे आजाद साहब जी का भी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो भी कह रहे थे कि स्टेटहुड दी जानी चाहिए, उसके बाद इलेक्शंस करवाए। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुख से, और अभी जो ऑल मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कह दिया है कि पहले स्टेटहुड ही मिलेगा, उसके बाद ही इलेक्शंस होंगी। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे स्टेटहुड बाद में मिलेगा। वो किसी भी स्टेट में हुआ ही नहीं आता, ना यूटी में हुआ। देखो आप दिल्ली में देखो, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उधर वो फैसले नहीं ले पाते मिनिस्टर, फैसला लेता है एलजी। आज हमारी जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब हैं, पर वो अभी अभी आए हैं, उनको जम्मू कश्मीर की स्थिति का पता ही नहीं है, उनको जोग्राफिकल तरीका पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे वो लोगों के आवाम के हक की बात हो, उनको नहीं पता है। आप बोलोगे कि एलजी साहब डिसीजन लेंगे, एलजी साहब को अभी कश्मीर की वादियों में जो ये सरकार पूरे नेशनल मीडिया में, जो इनके पेड मीडिया हैं, जो गोदी मीडिया कहते हैं हम जिनको, वो ये दिखा रहे हैं कि अलगावाद का राग खत्म। वो अलगावाद पहले भी नहीं था,
जम्मू कश्मीर में कहां था अलगावाद? जम्मू में कौन सा अलगावाद नेता आ गया था नारे लगाता था? कोई लगाने देता था? आम आदमी नहीं लगाने देता था। ये सिर्फ पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के द्वारा। मैं आपको मैं क्लियरली करना चाहूंगा, और मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि ये बस नेशनल मीडिया बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को दिखा देता है अलगावाद। जम्मू में जूते मारते हैं अलगावाद नेताओं को, कोई नहीं बढ़ने देता अलगावाद को। बस इनका भी ये लेटेस्टली इनका वो जो एक चौधरी एक अर्नब गोस्वामी उन्होंने एक चलाया कि अलगावाद खत्म। और बेवकूफों, अलगावाद कभी जम्मू में था ही नहीं। कश्मीर में अगर कोई लड़ाई हक लड़ते थे वो कश्मीर में होता था। आप जम्मू कश्मीर को क्यों जोड़ के बोलते हो कि अलगावाद खत्म हुआ? कौन सा ऐसा बाहर का आदमी इधर आज तक बोलता रहा कि हम जम्मू में गए और हमें डर लगा मिलिटेंसी का या कुछ ऐसा हुआ? कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ। पर ये इन लोगों ने एक प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपके सामने, लेकिन अभी जो कल की बात करें, जो एक निर्मम हत्या, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पहले भी उनको गोली से, और कल उनको जो था उनका छन्नी कर दिया गया गोलियों से। उनकी पत्नी और वो 2 घर पे थे, वो जबरन घुसते हैं नकाबपोश बंदूक लेकर, और वहां पे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन सबको भी आप कैसे देखते हैं? इनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बातें वाकई में वो चीजें वहां पे, कल ही पेट्रोलिंग करते हुए वहां पर पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड हमला होता है, वहीं पर 2 घंटे के बाद वहां पर एक जर्नलिस्ट, इसका नाम आदिल फारूक है, वो 2 ग्रेनेडों के साथ जिंदा पकड़ा जाता है। और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की बात करूं, वहां वो 2.5 साल पहले 2019 में वो स्टडी कर रहा था। उस समय उसको पीएसए उसके ऊपर लगा था और उसको जेल के अंदर डाल दिया गया था। कोटबलवाल जेल में वो रहा था। और उसी में अलगावादी नेता, एक उनका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बड़ा मुहिम चलाई थी ट्विटर पर कि ये बड़ा गलत किया गया है, ऐसे झूठ के साथ नहीं करना चाहिए। हम नजरअंदाज उन चीजों को नहीं कर सकते। हम नजरअंदाज क्या बात कर रहे हो आप? देश के हित में जो लोग नहीं है, जो आप बोल रहे हो कि जो जर्नलिस्ट पकड़ा गया 2 ग्रेनेड के साथ, मैं तो कह रहा हूं उनको अंदर करके डको, उनको या फांसी की सजा दो। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होते थे ना, कहते थे 56 इंच का सीना दिखाएंगे। आज ड्रोन कैसे आ रहे हैं पार इस साइड? और आपने ये बात बोली कि जो गोलियां मार के जो बीजेपी के जो लीडर हैं जो श्रीनगर में, हमारी अवाम है, वो जम्मू कश्मीर एक जुड़ा हुआ खिता है, और अगर हमारी अवाम पे कोई गोलियां चला रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लेके रखा हुआ है। ये अगर पिछली बार अगर सियासत में अगर पावर में फिर से आए थे तो वो एक जो हमारी आर्मी, जो हमारे जवान शहीद हुए थे कुपवाड़ा अटैक में, उसके बाद इस सरकार ने या इनके नेताओं ने ठेका लेके रखा है जब तक ये कोई, जब तक जम्मू में, उधर कश्मीर में कोई बलि नहीं चढ़ाएंगे ये लोगों की, तो इनकी सियासत पूरे देश में नहीं चलेगी। ये लोगों की आने वाले टाइम में ये कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं उनको इनसे अनुशासन, इनसे क्लैरिटी और रिटर्न में लेना चाहिए कि कल को जब आप श्रीनगर में आओ, भाई हमारी जान को कुछ ना हो। इन्होंने जान माल का तो ऐसे समझ कर रखा है कि रोड में चलता हुआ कोई पत्थर है उसके ऊपर चलते जाएं। अगर राहुल गांधी जी जम्मू, जैसे आप खुद बोल रहे हैं, आखिर में यही जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा शुरुआत जो हुई थी वो डेली वेजर से हुई थी, और वही मुद्दा आज के दिनों में, क्योंकि मैं उनकी आवाज, जहां भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं उनकी आवाज ही रमन बाला जी से बात हुई, हम उन्हीं से कर रहे हैं। और मैं आखिर में सवाल भी यही जानना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी जी जम्मू आते हैं, क्या आप तमाम जितने भी डेली वेजर्स की बात करें, कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, बाकी तमाम जितने भी महकमे हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम परमानेंट नहीं कर सकते, कम से कम उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि इस महंगाई के दौर में इंसान जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर सके? क्या कोई रोड मैप, या जैसे आप रिटर्न में खुद बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दे, ऐसा कोई आश्वासन राहुल गांधी जी खुद, अगर हम सरकार में आते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार बनती है, एज ए युवा कांग्रेस की बात करें, आज जनरल सेक्रेटरी, आप खुद उनसे बात करेंगे, सर मैं इस ओहदे पे हूँ, हमारे साथ लोग मिलते हैं, हम आवाम के साथ जाते हैं, हमें ये दिक्कतों का सामना करता है, हमें एश्योरेंस देना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना है, तो क्या आप एश्योरेंस देंगे वो रिटर्न में उनको, आवाम को, कि हम सरकार में आएंगे तो हम सबसे पहले आपको आपने बोला राहुल जी के बाद ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं, जब भी राहुल जी जम्मू आएंगे मैं ये रिटर्न में लिख के दे दूंगा साहब को कि मैं जनाब ऐसी ऐसी बात है, हमारे डेली वेजेस का ये मसला है, हमारी सरकार ने ये रोड मैप शुरू किया था, पर जो इनके उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेता आ गए, उन्होंने इस रोड मैप को नहीं चलाया, तो मैं ये आश्वासन देता हूं कि उस रोड मैप पे काम होगा। राहुल जी उस रोड मैप पे रिगार्डिंग जरूर बात करेंगे, चाहे वो डेली वेजर्स हो, आम आदमी की कोई भी दर्द की बात हो, हमारे नेता सबसे पहले वो बात करेंगे। इधर लोग एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अभी मानसून सत्र जो है वो चल रहा था, उसमें बात करें, जैसे फिर से सत्र जो है बैठता है, क्या आप उनसे ये भी अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर के ये जो मुद्दा है, इसको पार्लियामेंट डेस्क में एज ए क्वेश्चन और जब होते हैं वहां पर ये उठाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जब हमारी सरकार थी, हमने एक रोड मैप शुरू किया था, जब आपकी सरकार आई उसने उसको आगे नहीं लेके गए, ये मुद्दा क्या पार्लियामेंट के सदन के ऊपर भी उठाया? क्योंकि यहाँ के एमपी तो उठाते नहीं, जिनको जिता के भेजा वो तो कर नहीं रहे। वही तो दुर्भाग्य है कि यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट वो बात नहीं उठाते। देखिए चापलूसी सबसे बड़ी इस वक्त एक हथियार बन चुका भारतीय जनता पार्टी में। जो चापलूसी करेगा वो तख्तों पे बैठेगा, और जो मेहनत करेगा उसको हटा देंगे। तो भारतीय, अगर आप बोल रहे हो कि पार्लियामेंट में ये बात उठाई जाए, तो मैं कोशिश करूंगा
कि हम आजाद साहब से भी बात करें इस रिगार्डिंग जब तक ये देश तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमने हमेशा ये बात उठाई। आपने देखा होगा जब राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन थे आजाद साहब, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाम की आवाज उठाया, चाहे डेली वेजर का भी मसला उन्होंने उठाया है। उन्होंने बोला है कि हमने उस टाइम पे ये स्टार्ट किया था पर आज इस पे कोई हल नहीं हो रहा है। आज वो लोग दर बदर अपने हक की डिमांड, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। सब बातें की गई थी। मैं तो ये मानना चाहता हूँ, मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की अगर आवाज़ कोई पार्लियामेंट में अगर उठाता है, अगर राहुल जी तक ये बात पहुंच जाती है, कहीं आपकी वीडियो ये अगर कहीं किसी तरह कोई भी नेता तक पहुंच जाती है और अगर वो राहुल जी को बोलेंगे, राहुल जी पीछे नहीं हटेंगे इस बात को हटाने के, मतलब बोलने के लिए। अगर वो कश्मीर में जाके कश्मीर के लोगों की आवाज़ उधर से बुलंद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनके ये मसलात हैं, ये मसले हैं, इनके होने चाहिए क्लियर, तो वो जम्मू के मसले भी आएंगे। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, जिस वक्त राहुल जी जम्मू आएंगे, हमारी तरफ से, मैं एज ए यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, हमारी पूरी टीम से, मैं अपने अध्यक्ष उदय भानु चिप जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि सर एक ये चीज़ राहुल जी अपने मंच से ज़रूर बोलें कि जो डेली वेजेस का मसला, जो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे एक रोड मैप शुरू किया था, एक डिसीजन लिया था हमने और एक शुरुआत की थी डेली वेजेस के लिए, वो हक उनको मिलना चाहिए। अगर रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ चुका है। आम जनता से मेरी दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने घर पे देखें कि आपके आने वाले बच्चों का रोजगार है या नहीं, या वो पक्का है या नहीं। और जाते जाते लास्ट बात एक जरूर कहूंगा, एक इशू है, उस पर मैं आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं प्रेस क्लब में। ये सरकार को अगर किसी ने खड़ा किया है तो वो जम्मू, अगर कंस्ट्रक्शन साइड में देखा जाए तो वो कंट्रैक्टर्स हैं, और कंट्रैक्टर्स एक पिलर माना जाता है गवर्नमेंट में एक प्रोसेस को आगे चलाने के लिए। और आज इस सरकार में चाहे दो काम होते हैं, जैसे एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हों या कोई टेंडर लगते हैं, तो उस पर सरकार से हमारा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई टेंडर लगाएं साहब, तो ठेकेदार को बेवकूफ़ मत बनाएं, क्योंकि 100 से 150 ठेकेदार हैं जो रो रहे हैं आज की डेट में, जिनका घर बिकने की तादाद में है, जिनको हाई पेनल्टीज पे हो रही हैं बैंक के द्वारा। और ये डिपार्टमेंट इनके, अब आपके द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी भी हैं हमारे अरुण कुमार मेहता जी, जो कि JKIDFC के चेयरमैन और डायरेक्टर भी हैं। साहब आपसे दरख्वास्त की जाती है कि जिन लोगों ने काम अपने कर दी हैं उनकी पेमेंटें करिए क्लियर, नहीं तो उनके भी घर बिक जाएंगे, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये वही लोग हैं जिनको महीने के महीने इनकी तनख्वाह मिलती रहती है, और ये वही लोग हैं जो, इनको किसने हक दिया कि आज आम आदमी पे, जो आदमी एक पिलर, एक बिल्ड ऑफ नेशन कर रहा है, उसको ये नीचे दबा रहे हैं, और उसके पैसे मार के ये डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। मैंने सिन्हा साहब को भी ट्वीट किया था, कोई रिस्पांस नहीं आया, 2 बारी खबरें भी डेली सेल्सर में लगी। देखिए यही चीज दिख रही है, आज आम आदमी का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। आने वाले टाइम में मैं इस इशू पे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और जाते जाते डेली वेजेस सब भाइयों को, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे PHE डेली वेज वर्कर्स हो, हम आपसे ये आश्वासन करते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी राहुल जी आएंगे जम्मू में, हम आपकी ये चीज उनको बोलेंगे कि आप अपने मन से डिक्लेयर कर दें कि आजाद साहब जी की बात करें, जब वो जम्मू कश्मीर में वापस लौटे, राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, बड़ी सारी आशाएं जम्मू कश्मीर के लोगों की और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक ऐसे नेता हैं जम्मू कश्मीर के जिनको जम्मू के लोग उतना ही प्यार करते हैं जितने कश्मीर के लोग करते हैं। और वो पहले ही एक लौता ऐसे नेता होंगे जिनको जम्मू कश्मीर दोनों खित्ते के लोग बड़ा दिल से प्यार करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो उनके भी काफी करीब है, उनकी भी बात उनकी तक पहुंचती है, आपकी उनके साथ भेंट होती रहती है, मिलते रहते हैं आप भी उनसे, क्या उनसे भी बातचीत हो सकती है? सर ये मुद्दा भी आप वहां तक तो पहुंचाएं, क्योंकि आप शायद याद करवा दें मोदी साहब जी को कि सर आपने ऐसे ऐसे अवाम से एक वादा किया था ललकार रैली में कि जो यहाँ के अवाम है उनको पक्का किया जाएगा, थोड़ी सी रोशनी डालने, शायद आप उनको शायद भूल गया हो कि मैंने वो वादा किया था, याद दिलाने में संज्ञान हो सके। ये उनको याद है, और अगर आप चाहते हो तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम एक लेटर भेज देंगे आजाद साहब को कि सर ये एक इशू था, एक जब आप चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, एक हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी, एक डिसीजन अच्छा लिया था डेली वेजर्स को लेके, तो मैं सर ये ऐसा डिसीजन है, ये लोगों की बात उधर की जाए पार्लियामेंट में, और मैं ज़रूर करूँगा। मैं पर्सनली ये लेटर अपने यूथ कांग्रेस के लोगों की तरफ से दूंगा, और आज़ाद साहब हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात पहले भी उठाते आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आगे भी उठाते रहें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस खास बातचीत में हमारा हिस्सा बने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ साहिल लंगे, जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, और सीधी बातचीत इनसे रही है। और आज का अहम मुद्दा डेली वेजेस, जो इतने सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, खाली डेली वेजेस नहीं कहूंगा, डेली वेजेस के साथ साथ कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं, PHE वर्कर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, SPOs हैं, रैबरे खेल टीचर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, BSF CSF के बच्चे हैं, डेंटल सर्जन जो डिग्रीज करके अब वो धक्के खा रहे हैं, पिछले 2 महीने से वो भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। इन सब की आवाज आखिरकार कौन बनेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, जवाब तो अभी कब मिलेगा, कौन देगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहां से आश्वासन दिया गया है कि राहुल गांधी जी जो अब कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जल्द ही जम्मू का दौरा भी करेंगे, और जैसे यहां पहुंचेंगे उन तक ये आवाज
ये आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा कि इन लोगों का भी कुछ मसला हल करिए। और साथ ही एजाज साहब से भी ये बात कही जाएगी कि मोदी जी को ललकार रैली में किया गया वादा एक बार फिर से याद कराया जाए, शायद उनको वो चीज़ भूल गई है और वो याद आए तो शायद उनको भी रहम आ जाए और बाकी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी डेली वेजर्स के बच्चे हैं, उनका भी भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। आज की खास मुलाकात हमारी साहिल जी के साथ ही, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा क्योंकि ये खास वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन हाथों तक पहुंच जाए जिन हाथों में आप लोगों का भला हो सके। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।